सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। तो यूपीएसआई 2025 के लिए जो हम हिंदी के अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं, आज उसका ये तीसरा अभ्यास प्रश्न है। ये हमारे द्वारा एक रैपिड रिवीजन आपको कराया जा रहा। आप जानते हैं इसकी जो परीक्षा होनी है वो 14-15 मार्च 2026 को होनी है। तो ज़्यादा दिन नहीं है, ये जो समय है ये रिवीजन का ही समय है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, यानी दोनों के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? सोम, वर्ण, द्विज या श्रेष्ठ। देखिए यहाँ पर जो द्विज है ये चंद्रमा को भी कहा जाता है और ब्राह्मण को भी कहा जाता है, और साथ ही साथ द्विज पक्षी को भी कहा जाता है। यानी जो अंडे से जन्म लेते हैं उन्हें भी द्विज कहा जाता है, यानी वो एक बार अंडे के रूप में जन्म लेते हैं, फिर अंडे के बाद जो जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से पक्षी को भी द्विज कहा जाता है, चंद्रमा को भी द्विज कहा जाता है और ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है, यानी प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु जी ने और क्या नाम दिया है? सामान्य विशेषण, अंतर विशेषण, बाह्य विशेषण या असामान्य विशेषण। तो सबसे पहले तो प्रविशेषण किसे कहते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। तो आप जानते हैं विशेषण जो होता है, विशेषण ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे फिर विशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझे, यहाँ पर उदाहरण। यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए जैसे कि दीपक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। लड़का एक संज्ञा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है अच्छे के द्वारा। तो ये जो अच्छा हो गया यहाँ पर विशेषण हो गया, विशेषण। अब इसको ऐसा हम कहें कि दीपक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो अच्छा है ये विशेषण है, इसकी भी विशेषता बताई जा रही है बहुत के द्वारा। तो ये जो बहुत है ये हो जाएगा हमारा फिर विशेषण। तो इस फिर विशेषण को कामता प्रसाद गुरु जी ने अंतर विशेषण नाम दिया है, यानी फिर विशेषण का ही दूसरा नाम है कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा अंतर विशेषण। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट या बाबू जुगल किशोर। तो हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, इसके संपादक रहे हैं बाबू जुगल किशोर। उदंत मार्तंड की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है उगता सूरज। उगता सूरज या सूर्य, ठीक। इसका जो प्रकाशन हुआ वो कलकत्ता से होता था, कलकत्ता से 1826 में। और ये साप्ताहिक पत्र था। ये भी पूछ लेता कौन सा पत्र था, कि दैनिक था, कैसा था? साप्ताहिक पत्र था। और किसके द्वारा? बाबू जुगल किशोर के द्वारा। ये बाबू जुगल किशोर कानपुर के रहने वाले, कानपुर के, ये भी पूछ लेता। तो उदंत मार्तंड, उगता सूरज, तो जो खास विशेषता वो है इसका कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। तो इतनी चीजें हमें याद होनी चाहिए उदंत मार्तंड के बारे में, कि इसका अर्थ होता है उगता सूर्य, प्रकाशन कलकत्ता 1826 में होता था, साप्ताहिक पत्र है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। संपादक कौन रहे हैं इसके? बाबू जुगल किशोर। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर के।
अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? जो हिंदी साहित्य है उसे चार कालखंडों में विभक्त किया गया है, यानी इसका ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कौन कौन से? तो पहला है देखिए आदि काल, फिर इसके बाद भक्ति काल, फिर इसके बाद रीति काल, फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो ये चार कालखंड हैं जिसे हिंदी साहित्य में हमने हिंदी साहित्य को इन चार कालखंडों में बांटा है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसे वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। जो आदि काल है उसे वीर गाथा काल, ये वीर गाथा काल दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सही है, ये भी याद रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये नाम दिया गया। द्वारा नाम दिया गया। तो इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, और वीर गाथा काल बाबू हरिश्चंद्र, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा इसको नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यह अलंकार से संबंधित प्रश्न है। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमालंकार या यमक अलंकार। अब यहाँ पर देखिए, मन का एक यहाँ है, और एक मन का यहाँ पर है, एक मन का यहाँ पर, एक मन का यहाँ पर। तो ये जो मन का है, इसका मतलब है हृदय का, यानी जो हमारा हृदय है, हृदय से संबंधित है, हृदय का। और ये जो मन का है, कर का मन का डारी दे, यहाँ पर कर का मतलब है हाथ, और हाथ का मन का यानी माला, मोती की माला। और मन के का अर्थ फिर वही है इसका, हृदय का। और ये जो मन का है इसका मतलब है स्वभाव। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया स्वभाव। अब माला फेरत जुग भया, आपने देखा होगा, जो बुजुर्ग लोग हैं वो हाथ में एक मोतियों की माला होती है, उसको इस तरह से जप करते रहते हैं, घुमाते हुए जप करते रहते हैं। और आजकल के समय में देखें तो काउंटर आ गया है, यानी उसे फिंगर में पहन लेते हैं और काउंट करते रहते हैं कि हमने भाई एक बार 1000 बार इस नाम का जप कर लिया, फिर 1000 बार इस नाम का जप कर लिया। तो इस प्रकार से उसमें बटन दबाते रहते हैं, तो वो काउंटर भी आने लगा। लेकिन पहले क्या होता था, और अब भी है, वो हाथ में जो माला होती है उसके द्वारा जप किया जाता है। तो ये इसी पर है कि माला फेरत जुग बया, कि उसको माला को जप करते करते एक युग बीत गया, फिर भी फिरा न मन का फेर। जो मन का फेर है, जो मन में एक तरह से हेरा फेरी वाला मन है, वो नहीं बदल रहा है। कर का मन का डारी दे, जब तुम इतना जप कर रहे हो फिर भी तुम्हारे मन की हेरा फेरी नहीं बदल रही, तो कर का मन का डारी, तो ये जो हाथ की मन का है, यानी हाथ में जो तुम माला जपते रहते हो, इसको डाल दो, फिर मोती की माला इसको रख दो। जब तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा तो इसको रख दो, फिर काहे का दिखावा कर रहे हो? मन का फेर, जो मन का जो हृदय का है उसका स्वभाव बदलो। यानी माला फेरने से जब कुछ नहीं हो रहा, एक युग बीत गया माला पढ़ते पढ़ते, फिर भी तुम्हारे हृदय जो है वो परिवर्तित नहीं हो रहा, तो एक काम करो, इस माला को डाल दो और अपने हृदय को बदलो। जब हृदय को बदलोगे तभी तुम्हारा स्वभाव बदलेगा। तो यहाँ पर एक शब्द जो है देखिए, मन का, ये एक शब्द एक से अधिक बार आया है, और हर बार उसका अर्थ अलग है। यहाँ पर मन के का मतलब है मोती की माला, और यहाँ पर मन का मतलब है स्वभाव। तो इस तरह से वो यमक अलंकार होता है वहां पर, यानी जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या यमक? तो देखिए, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, या ये कहे कि भेद रहित आरोप हो, बिल्कुल भी भेद ना किया जाए, भेद रहित आरोप हो उपमेय और उपमान में, तो वहां पर होता है रूपक अलंकार। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, तो उदाहरण बनता है इसका, चरण कमल बंदो हरि राय, यानी कि कमल रूपी चरण
की मैं वंदना करता हूँ। हरि के जो कमल रूपी चरण हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। तो जो चरण है उनको कैसा बता दिया गया है, बिल्कुल कमल की तरह बता, कमल ही बता दिया गया है। यानी बिल्कुल भी भेद नहीं किया गया है इसमें, यानी कोई अंतर ही नहीं दिखाई दिया है उपमेय और उपमान में। तो वहां पर होता है रूपक अलंकार। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी का, अरबी का, तुर्की का या पुर्तगाली का? तो याद रखेंगे जो वकील शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। एक शब्द और पूछता है अरबी भाषा का, इस्तीफा। इस्तीफा भी इसी का है, ठीक। तो इस्तीफा शब्द भी और वकील शब्द भी ये अरबी भाषा के शब्द हैं। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? तो दौरा करेंगे, यहाँ से पता चल रहा कि भविष्य की बात की जा रही है, फ्यूचर की बात की जा रही है। तो सामान्य वर्तमान काल नहीं हो सकता, सामान्य भविष्यत काल यह है, ठीक। तो संभाव्य भविष्यत काल नहीं, सामान्य भूतकाल नहीं। तो सामान्य भविष्य, सामान्य सी बात की जाए, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अगर होता कि शायद प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे तब संभाव्य भविष्यत काल लगाते, संभाव्य वाला। तो ये तो गलत हो गया, और सामान्य भूतकाल ये पीछे की बात है, ये नहीं हो सकता। तो सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। आप जानते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वो 6 भेद में भी जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ये अपने आप में 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष है किस सर्वनाम का भेद हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद हो जाएगा। अगला प्रश्न, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है। अब ये जो उड़ रही है ये हम अलग से नहीं देखेंगे, इस वाक्य की ही पूछ रहा है कि उड़ रही है ये क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया है, अपूर्णकालिक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया मैंने कल आपको कल वाले टेस्ट में बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया वहां पर होती है जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और सकर्मक अकर्मक यहाँ पर हमें बताना है। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, सकर्मक अकर्मक में देखिए आपको अगर कंफ्यूजन होती है तो वाक्य में से आपको कर्ता और क्रिया की पहचान करनी होगी सबसे पहले। इस वाक्य में देखें कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कौन उड़ रही है? चिड़िया। तो चिड़िया क्या हो जाएगी यहाँ पर? कर्ता हो जाएगी, कर्ता। कर्ता के बाद इस तरह से तुरंत एक गोल घेरा बनाएंगे, फिर उसकी हम क्रिया पहचानेंगे, क्रिया क्या है? तो क्रिया है उड़ रही है, उड़ रही है। अब हमें यहाँ पर जो क्रिया पूछी है उड़ रही है, यही पूछा है कि ये कौन सी है, सकर्मक है कि अकर्मक है। तो इसकी पहचान करने के लिए कर्ता के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है इस गोल घेरे में, और क्या से प्रश्न पूछना है, क्या। तो क्या उड़ रही है? तो देखिए क्या उड़ रही है, तो ऐसा कुछ भी हमें आंसर नहीं मिल रहा। ऐसा तो है नहीं कि आकाश में, तो आकाश में क्या है? ये तो अधिकरण है, अधिकरण यानी जिसमें मैं या पर कारक चिन्ह लगे होते हैं उसे अधिकरण कहते हैं। तो ये तो आकाश में क्या है? अधिकरण है, स्थान दे रखा है। तो क्या उड़ रही है इससे आंसर नहीं पता चलेगा। कौन उड़ रही है इससे तो पता चल सकता है कि चिड़िया उड़ रही है। तो जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वहां पर कर्ता पर पड़ता है लेकिन कर्म पर नहीं पड़ता, तो वहां पर कौन सी हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी, यानी इसमें कर्म नहीं है। तो जब कर्म नहीं है तो कौन सा हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अच्छा, अगर इसी वाक्य में एक ये भी पूछता है कि पतंग उड़ रही है, पतंग, यही लिख दो पूरा, पतंग आकाश में उड़ रही है। अब यहाँ पर अगर देखें फिर वही करेंगे, हम कर्ता लिखेंगे, गोल घेरा बनाएंगे, फिर यहाँ पर क्रिया लिखेंगे। हर वाक्य में यही हमें देखना है। अब यहाँ पर देखें कर्ता, पतंग आकाश में उड़ रही है, तो पतंग उड़ रही है, क्या पतंग कर्ता हो सकती है? नहीं, पतंग खुद नहीं उड़ सकती, इसे किसी के द्वारा उड़ाया जा रहा होगा। तो यहाँ पर कर्ता का लोप, या तो ऐसा होता है कि मेरे द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, सही है। तो जहाँ यहाँ पर कर्ता का लोप है और क्रिया क्या है? उड़ रही है, उड़ रही है। और यहाँ पर हम वही प्रश्नवाचक लगाएंगे, क्या उड़ रही है? तो पतंग उड़ रही है, हमें जवाब मिला पतंग उड़ रही है। हालांकि किसके द्वारा उड़ाई जा रही है उस कर्ता का लोप है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें जवाब मिल रहा, पतंग उड़ रही है।
तो ये कौन सी इस वाले में हो जाएगी, वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया। तो चिड़िया स्वयं उड़ रही है, यानी एक उड़ने का काम कर रही है। इस प्रकार चिड़िया क्या करता है, तो इस पर ही प्रभाव पड़ रहा है। तो जिस वाक्य में प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है, और जिस वाक्य में प्रभाव कर्म पर पड़ता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। तो पतंग पर यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा, और पतंग को किसी के द्वारा ही उड़ाया जा रहा होगा, यानी ये एक कर्म है। तो इस प्रकार से पतंग आकाश में उड़ रही है, ये वाक्य सकर्मक क्रिया का है। और चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य अकर्मक क्रिया का है। संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द है अनुदार, उत्कीर्ण, उदार या विकीर्ण। तो संकीर्ण शब्द का विलोम हो जाएगा विकीर्ण। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द है व्याकरण, व्याकरणक, व्याकरणिक या व्याकरणी। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे हम कहते हैं व्याकरण। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है। शर्वरी किसका पर्यायवाची है, शारदा, रात्रि, लक्ष्मी या बिजली। तो शर्वरी ये पर्यायवाची है रात्रि का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य, कोई नहीं। तो देखिए प्रधानता के आधार पर वाक्य की अगर हम बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। प्रधानता के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम वाच्य के रूप में पढ़ते हैं। वाच्य। एक है देखिए कर्तवाच्य, फिर कर्मवाच्य, इसके बाद भाववाच्य। प्रधानता के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी तीन प्रकार के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जिसमें देखिए अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो कर्तवाच्य, कर्म पर पड़ता है तो कर्मवाच्य, और जिसमें क्रिया खुद प्रधान होती है उसमें भाववाच्य होता है। तो उससे बैठा नहीं जाता, बैठना नहीं जाता, तो यहाँ पर जो प्रभाव देखा जा रहा वो क्रिया का ही प्रभाव है, उससे बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। का खा गा घा, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध। स्पर्श संघर्षी अनेक बार पूछा हुआ प्रश्न, ये कहते हैं च छ ज झ को, इनको स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ कहते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यूपीएसआई के लिए जो हमारा रैपिड रिवीजन चल रहा है, ये उसका हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा हमने आपको कराया है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक। आपको डेली 3 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सही है, कल तो 2 ही मिले, आज से आपको 3 मिलेंगे डेली।